मुझे तलाक चाहिए अभी और इसी वक्त। सुना आपने? जो आज ही उसकी बीवी बनकर उसके रूम में आई थी, सोलह श्रृंगार की उसकी सेज सजाए बैठी थी, मुंह दिखाई में वो उससे तलाक मांग रही थी। तुम्हें क्या लगता है तुम आज की रात मुझसे तलाक मांगोगी और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा? समझ क्या रखा है तुमने मुझे? वो उसे बाजू से थामे पकड़कर झंझोड़ गया, जबकि रामिश का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने के लिए बेचैन हुआ। मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे तलाक दें अर्जुन भाई। वो बेदिहानी में उसे भाई कह गई, जो कि उसकी बचपन की आदत थी। अगले ही पल अर्जुन उसके होंठों पर झुकता उसे इस बात की सजा दे गया था। वो बहुत जोर से मचली थी और बुरी तरह झटपटाते खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हिचकियां ले गई। अर्जुन उसे भाई का मतलब अच्छे से समझा था, पर हल्का सा कट देकर पीछे हटा था। आगे से अगर अपनी जबान को अर्जुन तक ही सीमित रखोगी तो अच्छा होगा। अपनी इस पुरानी आदत को भूल जाओ, वरना 9 महीने के बाद अपना बच्चा तुम्हारी कोख से पैदा करते तुम्हें अच्छी तरह समझाऊंगा कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। अर्जुन ने अपनी शेरवानी एक तरफ उछालते अपनी शर्ट के बटन खोले, क्योंकि उसे बहुत घुटन का एहसास हो रहा था। 9 महीने? रामिश अपने होठों को रगड़ती उसकी तरफ तंजिया अंदाज में देखने लगी। यहाँ 9 दिन किसने देखे हैं और आप 9 महीने की बात कर रहे हैं? रामिश अपने होठों को रगड़कर उसका दिया हुआ स्पर्श मिटाने की कोशिश कर रही थी, और ये सब देखकर अंगारों पर जला था। और अगले ही पल फिर से उसे अपनी तरफ खींचकर उसके होठों को अपनी पकड़ में लेकर इस बार उसकी सिसकियों का गला घोंट गया था। उसकी रुकती सांस महसूस करके वो जरा सा पीछे हटा था। आगे से मेरा दिया हुआ स्पर्श मिटाने की कोशिश की तो बहाँ बहाँ अपने प्यार की निशानियां लगाऊंगा कि समेट नहीं पाओगी। वो सख्त अंदाज में घूरते झटके से उसकी कलाई छोड़ गया। बहुत बुरे हैं आप। अपने होठों पर होती जलन को महसूस करती वो उसकी तरफ शिकवा भरे अंदाज में देखते हुए बोली, जबकि अर्जुन ने सर झटकते बाथरूम का रुख किया था। उसे जाते देख रामिश ने गुस्से से लहंगा संभाला और बिस्तर पर ढह गई। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि अर्जुन ने उसके होठों को इतनी बेदर्दी से निशाना बनाया था। वो तो पहले जब भी सामने आता था बहुत ही डिसेंट तरीके से बात करता था, इतने प्यार से बात करता कि हर कोई उसकी बात सुनता था। कभी उसने जिंदगी में ऊंची आवाज में बात तक न की थी, और आज जब एक हादसे की वजह से वो उसकी जिंदगी में दाखिल हो गई थी तो वो अपनी शराफत भुलाकर बेबाकी पर उतर आया था। लेकिन रामिश भी सोच चुकी थी कि अब उसे क्या करना है। झट से उठती वो ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई थी। अर्जुन बाहर आते कमरे में उसे न पाकर ड्रेसिंग रूम का बंद दरवाजा देखकर गुस्से से गहरा सांस लेकर रह गया था। फिर दराज से सिगरेट की डिब्बी निकालकर लाइटर से सिगरेट सुलगाने लगा और बालकनी में चला गया। आज सब कुछ कितना जल्दबाजी में हुआ था। उसे तो अब तक ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। उसने तो कभी ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा था कि जिस घर में वो गैरों की तरह रहा था, इस घर की बेटी से शादी करके इस घर में हमेशा के लिए रह जाएगा। रामिश को कभी उसने गलत नज़र से नहीं देखा था, क्योंकि रामिश की तो मंगनी बचपन से ही तय थी। विनीता आंटी ने अपने बचपन की सहेली के बेटे से उसका रिश्ता तय कर दिया था, क्योंकि उनकी सहेली कौशल्या को ब्लड कैंसर था। और जब उन्हें ये खबर पता चली थी तो वो बहुत रोई थी। उस समय उनका बेटा हार्दिक सिर्फ 7 साल का था और रामिश 4 साल की। वो अपने बेटे हार्दिक को किसके हवाले करके जाती? ऐसे में उन्हें विनीता का ही ख्याल आया था। उन्होंने विनीता के सामने हाथ जोड़ दिए कि मेरे बेटे को अपना लो विनीता, मुझे पता है तुम्हारी गोद में उसे ममता का सुकून मिलेगा, तुम उसे कभी गैर नहीं समझोगी। मेरे जीते जी विनीता और रामिश की मंगनी कर दो, जिससे कि मुझे सुकून रहे कि मेरा हार्दिक कभी अकेला नहीं रहेगा। और अपनी बचपन की सहेली जो उनकी जान थी, विनीता ने कौशल्या के हाथ थाम लिए। कौशल्या, तुम्हारी बात सर आंखों पर, मैं वादा करती हूँ तुमसे, अपनी रामिश की शादी तुम्हारे हार्दिक से ही करूंगी। और यूं कौशल्या जी सुकून से अपनी मौत का इंतजार करने लगी थीं, क्योंकि अब उन्हें अपने जाने का कोई गम नहीं था। रामिश भी कौशल्या जी का बहुत सम्मान करती थी, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी, उनकी बहुत इज्जत और सम्मान करती थी। लेकिन हार्दिक से कभी फ्री ना हुई थी। इस मंगनी को उसने कोई इतनी अहमियत नहीं दी थी कि वो हार्दिक को लेकर कोई ख्वाब सजाती। लेकिन फिर भी उसने ये तो सोच लिया था कि उसकी शादी हार्दिक से ही होगी, और वो हार्दिक की है। और इसीलिए उसने कभी कहीं दिल लगाने की कोशिश भी नहीं की थी, क्योंकि उसका मानना था अगर वो हार्दिक की है तो हार्दिक की ही रहेगी, भले वो उसके लिए कुछ फील करती या ना करती। लेकिन जरूरी तो नहीं कि शादी से पहले मोहब्बत जरूरी हो, शादी के बाद भी मोहब्बत हो सकती है। यही सोचकर उसने अपने आप को सिर्फ हार्दिक के लिए बचा कर रखा था। लेकिन बहुत जल्दी एक कयामत टूटी थी। जब हार्दिक और रामिश की शादी का दिन आया तो रामिश के सारे सुकून और खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी,
क्योंकि बारात नहीं आई थी। हार्दिक किसी और लड़की से मोहब्बत करता था, इसीलिए वो घर छोड़कर चला गया। हार्दिक के पापा और हार्दिक की सौतेली माँ ने आगे बढ़कर अपने किए की माफ़ी मांगी थी, लेकिन रामेश का सामना न कर सके। रामेश की आंखों से आंसू फिसल पड़े थे। इस कदर बेइज्जती उसने कभी महसूस नहीं की थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसे धुतकार दिया गया था, उसकी इज्जत को पैरों में रौंद दिया गया था। उसे हार्दिक से ये उम्मीद नहीं थी। अगर मैं उसे पसंद नहीं थी तो वो पहले ही मना कर देता। कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं थी। वो वहीं पास पड़े सोफे पर बैठकर रो पड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू देखकर रामेश के ताया विनोद जी तड़प उठे थे। उन्होंने हमेशा रामेश को अपनी बेटी से बढ़कर माना था, बहुत प्यार करते थे उसे। उसकी आंखों में आंसू देख ना पाए और तभी उन्होंने एक नज़र उठाकर कोने में खड़े अर्जुन की ओर देखा था। अब वही उनकी उम्मीदों का आखिरी सहारा था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आखिर किस हक और किस रिश्ते से वो अर्जुन से कहते कि तुम आगे बढ़कर रामेश को संभाल लो, उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे अपने नाम कर लो। अर्जुन से उनका रिश्ता ही किया था, वो तो किसी और की अमानत था, और जब तक उसके असली माँ बाप नहीं मिल जाते वो उन्हें अमानत समझ कर ही संभाल रहे थे। अर्जुन बहुत छोटा था, लगभग 3 साल का, तब वो उसे एक स्टेशन पर मिला था। रोते हुए सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। विनोद जी जो अपने घर वापस आ रहे थे, छोटे से बच्चे को देखकर तड़प उठे थे। उन्होंने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया था। उन्होंने इधर उधर आवाज भी लगाई। लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हुई थी। उन्होंने आसपास जाकर पता करवाया कि किसी का बच्चा हो तो ले जाए, लेकिन पता नहीं वो किसी से बिछड़ गया था या फिर कोई जानबूझकर उसे वहां छोड़कर चला गया था। विनोद जी को कुछ समझ न आया। पहले सोचा कि पुलिस स्टेशन जाकर बच्चे को वहां छोड़ देता हूँ, उसके माँ बाप आएंगे तो खुद ही ले जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों उनका दिल उस मासूम में अटकने लगा था। उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर खबर तो कर दी थी, लेकिन साथ ही इंस्पेक्टर से ये भी कह दिया कि ये बच्चा तब तक मेरे पास रहेगा जब तक इसके माँ बाप नहीं मिल जाते। अगर इसके माँ बाप आते हैं तो उन्हें खबर कर देना और वो मेरे पास से ले जाएंगे। उन्होंने अपना नाम पता सब कुछ पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दिया था और यूं वो नन्हे से मासूम अर्जुन को घर ले आए थे, और तब से लेकर अब तक वो अर्जुन को किसी और की अमानत समझकर संभाल रहे थे कि पता नहीं कब उसके माँ बाप उसे लेने आ जाएं। उन्होंने अर्जुन की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसे हमेशा अपने सगे बेटे की तरह पाला था। उनका अपना कोई बच्चा नहीं था। उन्हें अर्जुन में ही अपनी औलाद की झलक नजर आती थी। अर्जुन भी उन्हीं लोगों को अपना मानने लगा था। उसे तो अपने असली माँ बाप का चेहरा तक याद न था, फिर वो कैसे अपने असली माँ बाप का दुख मनाता। और जब रामेश पर यह मुसीबत पड़ी तो विनोद जी ने उसे एक नज़र उठाकर देखा था, और उनकी नज़रों में क्या कुछ नहीं था। अर्जुन एक नज़र में सब कुछ भाप गया था। और जब आगे बढ़कर विनोद जी ने उसके हाथों को थामते हुए रामेश से शादी करने के लिए कहा तो वो गुमसुम हो गया, लेकिन उनकी बात को मानते हुए उसने अपना सर झुका दिया था। लेकिन विनोद जी की पत्नी सुमित्रा जी ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। उन्होंने भी अर्जुन को अपने बेटे की तरह ही गोद में समेटा था। उनकी अर्जुन से बड़ी उम्मीदें थीं। उनकी ममता को सुकून मिला था अर्जुन से। वो तो मानती ही नहीं थी कि अर्जुन किसी और का बेटा है, वो उसे अपना ही बेटा मानती थी और उसके हवाले से न जाने कितने सपने सजा लिए थे। और जब विनोद जी ने ये फैसला किया तो वो गुस्से से बल खाकर रह गई थी, क्योंकि उन्होंने उसके लिए लड़की पहले ही देख रखी थी। उनके भाई की बेटी थी और सब जानते थे अर्जुन की शादी रोशनी से ही होगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और कोई कुछ भी न कर सका। अर्जुन की जोड़ी तो रामेश के साथ बनी थी, तो फिर वो रोशनी को कैसे मिलता। अभी वो बालकनी में खड़ा आज के हुए हादसे के बारे में ही सोच रहा था। सिगरेट जलते हुए उसकी उंगलियों तक पहुंच चुकी थी। उसे जलन का एहसास हुआ तो जल्दी से सिगरेट छोड़ दी और जूते से मसल दी। उसने गहरा सांस लिया और ग्रिल पर हाथ रख दिए। ठंडी हवा के झोंकों ने काफी हद तक उसे सुकून दिया था। उसने नीचे झांक कर देखा तो नीचे रोशनी खड़ी थी। उसकी नज़रों का टकराव रोशनी की नज़रों से हुआ था। रोशनी की आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर अर्जुन अपने होंठ भींच गया था और फिर खामोशी से पलटकर कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया, जबकि रोशनी बेदर्दी से अपने आंसू पोंछते अंदर चली गई थी। उसने अंदर कमरे में कदम रखा तो अब बेड पर रामेश को लेटे पाया। वो कंबल को सर से लेकर पांव तक ओढ़े हुए थी। उसे बेड पर लेटे देख उसके लबों पर हल्की सी मुस्कान आई थी। वो भी लाइट बंद करता बेड की तरफ बढ़ा था, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास करके रामेश करंट खाकर उठी थी। आप यहाँ नहीं सोच सकते? क्यों नहीं सो सकता? वो उसकी तरफ मुड़कर बोला। माथे पर कई बल पड़े थे। बस नहीं सो सकते आप यहाँ प्लीज, वो बेबसी से बोली। अपनी जबान को कंट्रोल कर लो रामेश, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो सारी रात सोचती रहोगी कि तुम मेरे बेड पर क्यों सोई।
वो अपना तकिया जोर से पटकते आंखें मीच गया। मुझ पर गुस्सा ना करें अर्जुन भा। वो फिर से जबान के जौहर दिखाने लगी थी कि उसकी तेज घूरती निगाहों को महसूस करके एकदम चुप हो गई। रामेश, प्लीज चुप करके सो जाओ और मेरा दिमाग मत घुमाओ, वरना एक ही रात में एक से ज्यादा बार अपना हक ले लिया तो तुम सुबह चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहोगी। वो आज ऐसी बेबाक बातें कर रहा था कि रामेश लाजवाब होती चुप हो गई। आखिर अर्जुन क्यों उसके साथ इस तरह की बातें कर रहा था? खैर, अगर कुछ करना होता तो वो बोलता नहीं, कर गुजरता। वो दिल ही दिल में खुद को समझाती। उससे दूरी बनाकर तकिया सर के नीचे लग रखकर लेट गई थी। उसको चुपचाप लेटा देखकर वो भी खामोशी से आंखें मूंद गया। रामेश का चेहरा अर्जुन की तरफ ही था। हल्की रोशनी में वो उसका चेहरा देखने की कोशिश करने लगी। वो अपनी आंखें बंद किए लेटा था। 28 साल का अर्जुन बहुत ही खूबसूरत हैंडसम मर्द था। न जाने कितनी लड़कियों की नज़र उस पर थी। हालांकि विनोद जी ने ये सच्चाई किसी से नहीं छुपाई थी कि अर्जुन उनका अपना खून नहीं, बल्कि वो उसे कहीं से उठाकर लाए हैं। लेकिन फिर भी किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि खानदान की लड़कियां तो इस बात को अपने लिए गौरव की बात मानती थीं कि अगर अर्जुन उनकी जिंदगी में आ जाए। वो था ही इतना हैंडसम, खूबसूरत और इंटेलिजेंट। उसने विनोद जी के बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। फिर यूं कहना गलत नहीं होगा कि उसके कदम बहुत ही शुभ साबित हुए थे सिंघानिया हाउस में। जिस दिन से वो आया था उनके घर में खुशियां ही खुशियां छाने लगी थीं। पैसे में, बिजनेस में दिन रात तरक्की होने लगी थी। और सुमित्रा जी तो अर्जुन को अपनी हथेली का छाला बनाकर रखती थीं। बेटा बेटा कहते उनका मुंह न रुकता। उनका इरादा था वो ऐसी बहू लेकर आएंगी जो उनके बड़े फैले बिजनेस को और भी 4 चांद लगा दे। और इसीलिए उन्होंने अर्जुन की मंगनी रोशनी से की थी, जो उनकी सगी भतीजी थी। इस तरह उनके 2 काम बन जाते। बहू के रूप में उनकी भतीजी उनके घर आ जाती, और दूसरा, रोशनी भी अपने माँ बाप की इकलौती थी। जो कुछ था उसी का था। लेकिन अर्जुन को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वो सुमित्रा जी का बहुत सम्मान करता था और उनकी बात सर झुकाकर मान जाता था। उसे फिलहाल शादी जैसे मामले में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका तो पूरा ध्यान अपने बिजनेस पर था। उसने अपने होटल को वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दी थी। उसका बिजनेस हवाओं से बातें कर रहा था, और उसकी ये कामयाबी देखकर जहां सुमित्रा जी खुश रहती, वहीं उनके कभी गरीब देवर की बेटी रामेश ने आकर उनकी खुशियों पर गिरहन लगा दिया था। उसके माँ बाप गरीब थे। विनोद जी ने अपने भैया भाभी की हालत को देखते हुए उन्हें अपने घर पर रखा हुआ था और अपने होटल में अपने साथ लगाए रखते थे, क्योंकि रामेश के पापा भी खुद विनोद जी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। सुमित्रा जी अभी तक गुस्से के मारे बल खा रही थी। तभी विनोद जी अंदर दाखिल हुए तो वो उनकी तरफ घूमी। क्या सोचकर आपने अर्जुन की शादी रामेश से कर दी? आप जानते हैं ना, उसकी मंगनी मैं पहले ही तय कर चुकी हूँ मेरे भाई की बेटी से। तो फिर आपने कैसे उन दोनों की शादी करवा दी? वो तेज अंदाज में बोली। तुम अपनी टोन को थोड़ा कम रखो। मेरे बेटे की शादी कर दी। आपने मुझे इस फैसले में शामिल करना जरूरी नहीं समझा, और मैं गुस्सा भी न करूं। वो उनके पास बैठती हुई धीमे अंदाज में बोली। अपनी जबान को कंट्रोल करोगी तो ज़्यादा सही रहेगा। पहली बात, वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो किसी की अमानत है। आज नहीं कल अगर उसके माँ बाप आ गए, उसे लेकर चले गए, तो तुम क्या कर लोगी? और फिर बचपन से लेकर हमने अब तक उसे पाला पोसा है, तो अब उसकी शादी की उम्र है। शादी कर दी तो कौन सा बड़ा अनोखा काम कर दिया मैंने? और फिर मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। रामेश की इज्जत हमारी सबकी इज्जत है। अब बस बहस मत करो, मेरा सर बुरी तरह दुख रहा है। विनोद जी ने बैठ के किराउन के साथ टेक लगाते हुए कहा। ये शादी जरूरी थी या नहीं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैं रामेश को अपनी बहू कभी स्वीकार नहीं करूंगी। और ये आपने कैसे कह दिया कि अर्जुन मेरा बेटा नहीं? इतना सा था जब आप उसे लेकर आए थे। अपनी ममता की छांव में समेटा था मैंने उसे। अपनी गोद में खिलाकर अपने बेटे की तरह पाल पोसकर बड़ा किया है। उसे अपने सीने से लगाकर अपनी ममता को सुकून दिया है। इस बार सुमित्रा जी की आंखों से आंसू आए थे। विनोद जी को एहसास हुआ उन्होंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। देखो सुमित्रा, मेरी बात का गलत मतलब ना लो। हमें सच्चाई को मानकर चलना होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि अर्जुन हमारा बेटा नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ अर्जुन के आने से हमारी सोनी जिंदगी में बहार आई है, लेकिन सच्चाई को झुठला नहीं सकते। सुमित्रा जी ने अपने आंसू पोंछे थे। ठीक है, आपने अपने मन की कर ली, लेकिन याद रखना मेरे अर्जुन की बीवी सिर्फ रोशनी बनेगी। जबकि सुमित्रा जी का ये ख्याल सुनकर विनोद जी दंग रह गए थे। तुम होश में तो हो? क्या बकवास कर रही हो? अर्जुन की शादी हो चुकी है, और भले रामेश तुम्हारे लिए कोई अहमियत ना रखती हो, लेकिन वो मेरे भाई की बेटी है, मुझे बहुत प्यारी है। मैं उसके साथ कोई भी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसे मेरी वार्निंग समझो तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो गुस्से से कहकर उठकर बाथरूम में चले गए थे, जबकि सुमित्रा जी गुस्से के मारे अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गई थीं। वो चुप तो हो गई थीं, लेकिन उनके इरादे बहुत खतरनाक थे।
वो अर्जुन को देखते देखते सो गई थी। उसकी हल्की सांसों का एहसास करके वो अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगा। वो सोया नहीं था, बस आंखें बंद किए लेटा था। सोने का नाटक कर रहा था ताकि उसके सोने का एहसास करके रामेश सुकून से सो जाए। अभी कुछ ही दिन पहले की तो बात थी, वो कितना खुश थी। अपनी 18वीं सालगिरह मनाते हुए खुशी से तालियां बजा रही थी। वो छोटी सी मासूम लड़की थी जो अब अर्जुन की जिंदगी में शामिल हो चुकी थी। अर्जुन ने तो कभी रामेश को उस नज़र से नहीं देखा था, फिर कैसे ये सब कुछ हुआ उसे समझ नहीं आ रहा था। वो इसी घर में रहती थी, हमेशा उसकी नज़रों के सामने रही थी, लेकिन कभी अर्जुन ने उसे गलत नज़र से नहीं देखा था। वो हमेशा उसे भाई भाई कहकर बुलाया करती थी और वो भी तो उसे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट किया करता था। लेकिन आज एकदम से रिश्ता बदल गया था और फिर वो उसके साथ कुछ शरारतें भी कर गया था। जब उसके भाई कहने पर उसने उसके होठों को अपनी कैद में लिया था, ये याद आते ही अर्जुन ने अपनी आंखें कसकर बंद की थीं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। न जाने रामेश मेरे बारे में क्या सोचती होगी। अर्जुन दिल ही दिल में सोचता उसे देखने लगा। मुझे तलाक चाहिए। उसकी कही बात को याद करते हुए अपने होंठ सख्ती से भींच गया। ये डोज भी जरूरी थी अर्जुन। आज ही शादी हुई और आज ही उसे तलाक चाहिए। उसने अपने आप से बातें करते हुए सीधा होकर लेटा था कि अचानक ही रामेश ने करवट लेते हुए थोड़ा सा उसके करीब होकर अपना हाथ उसके सीने पर रखा था और अर्जुन का दिल एकदम से धड़का था। खुद पर काबू पाते उसने धीरे से उसका हाथ नीचे किया था, लेकिन अगले ही पल वो फिर से करीब हुई थी। इस बार अर्जुन ने थोड़ा गुस्से से उसके बाजू को झटका और उसकी नींद से भरी आंखें खुली थीं। क्या मुसीबत है? सोने दो मुझे। क्यों तंग कर रहे हैं? वो नींद में डूबी आवाज में बोली। मैं तंग नहीं कर रहा, तंग तुम मुझे कर रही हो। आखिर चाहती क्या हो? कि मैं तुम्हारे करीब आऊं, अपना हक वसूल करूं तुमसे? उसकी बात पर रामेश का दिल सहम गया। वो एक झटके से पीछे हटी थी। बकवास मत करो मेरे सामने। उसकी सारी नींद हवा हो चुकी थी। अगर मेरे करीब भी आए तो मैं क्या मैं अर्जुन ने उसकी बात को बीच में रोका था। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। उसने किचकिचाते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर किए थे, जबकि अर्जुन की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी थी। अपना साइज और अपनी उम्र देखी है, मेरे गले तक भी नहीं पहुंचोगी। वो उसकी छोटी हाइट और नाजुक से बदन को देखते हुए तंजिया अंदाज में हंसा था, जबकि रामेश खिसियानी सी होकर अपने होंठ काट कर रह गई थी। हालांकि रामेश को इतना तो यकीन था कि वो उसकी मर्जी के बिना उसे नहीं छुएगा। हालांकि वो कुछ देर पहले अपने होठों पर की गई उसकी शरारत को भूल गई थी। अच्छे पति कभी भी अपनी पत्नियों के साथ जबरदस्ती नहीं करते। वो बहुत धीरे और मासूमियत से बोली थी। अच्छा चलो, जबरदस्ती नहीं करता, प्यार तो कर ही सकता हूँ ना। वो बहुत ही प्यार से अपना हक वसूल कर लेता हूँ। क्या ख्याल है? अगले ही पल वो उसे खींच कर अपने करीब करता उसके 14 तबक रोशन कर गया था। अर्जुन, वो बोलते बोलते रुक गई थी। बोलो बोलो, वैसे भी मेरी जबान कुछ मीठा चखना चाहती है। अर्जुन ने अपने होठों पर अपनी जबान फेरी थी। रामेश ने उसके चेहरे की तरफ देखा। मैं कुछ नहीं कहूंगी अब आपसे। आप बिल्कुल भी आपके करीब नहीं आऊंगी, नींद में भी नहीं। मैं बीच में तकिया रख लूंगी। वो बुरी तरह बौखलाते खुद को छुड़ाती उससे पीछे होती हुई अपना सर तकिए पर रखकर लेट गई। तब वो उसकी तरफ शरारती नजरों से देखकर धीमा सा मुस्कुराया था। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आगे सावधानी रखोगी और ये तलाक जैसा गंदा शब्द दोबारा अपने होठों पर नहीं लाओगी। मेरे लाने न लाने से क्या होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ दिनों में ही आप मुझे खुद तलाक दे देंगे। वो बहुत ही यकीन के अंदाज में बोली थी। अच्छा, और मैं ऐसा क्यों करने लगा? अर्जुन उसकी तरफ हैरत और गुस्से से देखकर पूछने लगा। क्योंकि टाट में पैबंद अच्छा नहीं लगता। मुझे मेरी हैसियत और औकात का अच्छे से अंदाजा है। वो दर्द भरे अंदाज में बोलती अर्जुन को बहुत कुछ याद करवा गई थी, जिस पर अर्जुन गहरी सांस लेकर खामोश हो गया था, जबकि उसकी खामोशी पर रामेश को बहुत तकलीफ हुई थी। आंटी प्लीज, आपने वादा किया था कि मैं ही अर्जुन की दुल्हन बनूंगी, फिर कैसे आज वो वादा टूट गया? रोशनी की बातों पर सुमित्रा जी ने अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींची थी। थोड़ा सब्र कर लो मेरी जान, ये सब बकती है, क्योंकि अर्जुन और रामेश का कोई जोड़ नहीं। 2 दिन बाद ही वो इस रिश्ते को निभाने का भूत सर से उतर जाएगा, उन दोनों बाप बेटे के सर से। और तुम देखना, जो जिसका होता है उसे मिल ही जाता है। अर्जुन तुम्हारा था, तुम्हारा है और मेरी जान हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मेरी बात अच्छे से याद रखना कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। वो उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे दिलासा दे रही थी, उसका हौसला बढ़ा रही थी। रोशनी अपने आंसू पोंछते हुए हल्का सा मुस्कुरा दी। चलो नाश्ता कर लो, अभी से हिम्मत हार जाओगी तो आगे मुकाबला कैसे करोगी? और वैसे भी उस लड़की में इतनी जान नहीं कि हमारा मुकाबला कर सके, सो डोंट वरी। सुमित्रा जी ने मुस्कुराकर उसे हौसला दिया था।
तो वो हाँ में सर हिलाते हुए नाश्ते की टेबल पर जाकर बैठ गई थी। सुमित्रा जी अपने हाथों से उसे नाश्ता करवा रही थी। अब निकलोगी भी बाथरूम से या अंदर ही रहना है? अर्जुन लगातार बाहर चक्कर लगा रहा था और रामिश थी कि 1 घंटा हो गया था बाथरूम से निकल नहीं रही थी। ऐसे में अर्जुन का गुस्से में आना नेचुरल बात थी, जबकि वो लगातार एक जगह खड़ी अपनी फ्रॉक के साथ उलझी हुई थी जिसकी जिप बंद नहीं हो रही थी। वो शावल लेकर इस वक्त ठंड से कांप रही थी और अपनी गीली फ्रॉक को देखते बेबसी से गहरी सांस लेकर रह गई थी, क्योंकि बालों से टपकते पानी और कुछ गीले बदन ने उसकी फ्रॉक को गीला कर दिया था, जिसकी वजह से उसे और भी ठंड लग रही थी। और अब जिप में उलझे उलझे वो फ्रॉक इस कदर भीग चुकी थी कि उसके पूरे बदन पर बुरी तरह चिपक कर उसकी खूबसूरती को उभारने लगी थी। अब ऐसे में उसे बाहर निकलते हुए शर्म महसूस हो रही थी। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो टॉवल लाना भी भूल चुकी थी और बिना टॉवल के उसने भीगे हुए ही अपने कपड़े पहन लिए थे, इसीलिए फ्रॉक को ज़्यादा ही भीग चुकी थी। एक बार फिर जिप से के साथ उलझती वो पूरी तरह रोने वाली हो गई थी। इस चैन को भी अभी उलझना था। रामेश, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, अगर तुम बाहर ना निकली तो मैं दूसरी की लगाकर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाऊँगा, फिर रोती रहना। यार कितनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम हो कि बाथरूम में जाकर बैठ गई हो। मुझे भी बाथरूम जाना है तो आप किसी दूसरे बाथरूम में चले जाएं, मैंने अभी नहीं निकलना। अंदर से रामेश की परेशान सी आवाज़ आई थी। पागल हो गई हो? जब मेरे रूम में बाथरूम है तो मैं किसी और बाथरूम में क्यों जाऊं? अभी के अभी बाहर निकलो वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। प्लीज़ प्लीज़ अर्जुन, अंदर मत आना, मैं निकल रही हूँ, बस 2 मिनट। वो जल्दी जल्दी फिर से जिप को खींचने लगी थी, लेकिन जिप बंद होने को नहीं आ रही थी। तुम ऐसे नहीं आओगी। अब तो अर्जुन की बर्दाश्त से बाहर हो गया था। जैसे ही उसने बाथरूम के हैंडल पर हाथ रखा, उसने झट से दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही वो गुस्से के मारे ज्वालामुखी बना खड़ा था, जो किसी भी वक्त फट सकता था। हटो रास्ते से। वो उसे बाजू से थामकर दूर झटकता खुद बाथरूम की तरफ बढ़ा था कि एक पल के लिए रुक गया। वो अपने कंधों से फिसलती फ्रॉक को मुश्किल से संभाले सीने से थामे हुए थी, जबकि पीछे से उसकी पूरी कमर खुल चुकी थी। ये क्या बदतमीजी है? ये कैसा ड्रेस पहना है तुमने? अर्जुन के खून में गुस्से के मारे चिंगारियां सी उठने लगी थीं। उसने घबराकर अर्जुन की तरफ मुड़कर देखा। नहीं नहीं, वो एक्चुअली फ्रॉक में पीछे जिप है जो बंद नहीं हो रही। पलकों को उठाती गिराती वो मुश्किल से बोल पाई थी। बंद नहीं हो रही तो क्या इस हालत में बाहर आओगी? वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था। आप जाए ना बाथरूम, आपने कितना शोर मचाया हुआ था, अब आपको जल्दी नहीं बाथरूम जाने की? वो उसे अपने पास आता देखकर जल्दी से 2 कदम पीछे हुई थी कि तभी अर्जुन ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खींचते हुए अपने साथ लगाया था और वो सीधा उसके सीने से आ लगी थी। दोनों की धड़कनें तेजी से धड़क रही थीं। अर्जुन अपने आप पर मुश्किल से कंट्रोल करता हाथ पीछे ले जाते उसकी जिप को ऊपर की तरफ खींचने लगा था। जिप शायद अटक गई थी। उसने एक झटके से खींचा तो जिप ऊपर हो गई थी और अब वो धीरे धीरे जिप को ऊपर ला रहा था। दोनों की नजरें एक दूसरे पर थीं। किसी ने भी पलकें नहीं झपकाई थीं। जिप बंद करते हुए अर्जुन की उंगलियां जरा सा उसकी कमर को छू गई थीं और रामेश के पूरे बदन में सरसराहट दौड़ गई थी। अगले ही पल वो बिना कुछ कहे बाथरूम में गुम हो गया था और जोर से दरवाजा बंद कर गया था। उफ, जालिम इंसान, कितना गुस्से वाला है। मेरी तो पहले ही इससे जान जाती थी, अब तो मैं इसकी बीवी बन गई हूँ। हर वक्त गुस्सा नाक पर रहता है इसके। मेरा क्या होगा? हे भगवान, बचा ले मुझे इस जालिम आदमी से। वो गहरा सांस भरकर रह गई थी। फिक्र क्यों करती हो? कौन सा ये रिश्ता हमेशा के लिए रहना है? सुमित्रा जी इतनी आसानी से इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो कड़वाहट से सोचते तंजिया मुस्कुराई थी। ड्रायर से अपने बालों को सुखाते वो आसपास से बेखबर हो गई थी। उसके लंबे घने सुनहरे बाल उसकी खूबसूरती का सबसे बड़ा हिस्सा थे और वो अपने बालों से इश्क करती थी और उनकी बहुत देखभाल भी करती थी। वो आसपास से बेखबर अपने बालों को संभाल रही थी कि अर्जुन कब उसके पास आकर खड़ा हो गया, उसे पता ही नहीं चला था। वो तो जब अर्जुन ने उसके हाथ से ड्रायर लिया तो वो चौंकी थी। सूख गया सब कुछ, अब हटो यहाँ से, वो मुंह बनाकर कहता अपने बाल सुखा रहा था। रामेश के माथे पर बल पड़े थे, लेकिन बिना कुछ कहे वापस पलटी। कहाँ जा रही हो? उसे दरवाजे की तरफ बढ़ता देखकर पूछने लगा। बाहर, और कहाँ? रुको, एक साथ चलते हैं। वो ड्रायर को तेजी से इधर उधर करता बोला। आप इतना वक्त लगा रहे हैं, देखो तो सही कितना वक्त हो गया है। पता भी है ना अपनी माँ के बारे में, वो कितना गुस्सा करेंगी। फिर भी देर कर दी आपने। मैंने देर करवाई तुम्हें या तुमने, जो बाथरूम में घुसकर वहीं की होकर रह गई थी?
वो उल्टा रामेश पर गुस्सा करता उसे चुप करवा चुका था। चलो अब। वो उसे लिए कमरे से बाहर निकला कि एक पल को रुका। अपने चेहरे के हाव भाव ठीक करो, उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला। मेरी शक्ल ऐसी ही है, वो गुस्से से तड़क कर बोली थी। अर्जुन ने माथे पर बल डालकर उसे घूरा। रामेश, जितना कहा जाए उतना ही क्या करो, मुझे बेकार में बहस करना पसंद नहीं, और मुझे तो आप सिरे से ही अच्छे नहीं लगते। अचानक ही रामेश के मुंह से ये शब्द निकल गए थे। एक पल के लिए खामोशी छा गई। तुम्हें जो अच्छा लगता था भगवान ने उसे तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा, इसीलिए ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं मेरे सामने। जबान को कंट्रोल में रखा करो। वो भी हिसाब पूरा करता बाहर निकला तो रामेश उसकी बात पर अपने आंसू रोकती उसके पीछे आई थी। नाश्ते की टेबल पर विनोद जी, सुमित्रा जी के साथ रोशनी भी बैठी थी। उसकी फैमिली तो जा चुकी थी, लेकिन उसका यहाँ कितने दिन तक रुकने का इरादा था कोई नहीं जानता था। सीढ़ियाँ उतरते वो अपनी सास की नज़रों से बचती अर्जुन के पीछे छुपी थी। अर्जुन ने सबको गुड मॉर्निंग कहा तो विनोद जी ने जवाब देते हुए बेटे को गले से लगाया था और रामेश के सर पर हाथ रख दिया। दोनों ने एक साथ कुर्सी घसीट कर बैठे थे। रामेश की नज़रें झुकी हुई थीं। रामेश बेटा नाश्ता करो, उसे यूं ही बैठा देखकर विनोद जी ने कहा तो वो घबराकर नाश्ते की प्लेट अपने सामने रखते हुए एक नज़र अपनी सास को देखने लगी, जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। फिर वो नाश्ते की प्लेट पर झुकते हुए आमलेट और ब्रेड के छोटे छोटे पीस बनाकर खाने लगी, जबकि उसके हाथों की कपकपाहट पास बैठे अर्जुन से छुपी न रह सकी। अरे बेटा, आज तो आपका रिसेप्शन है ना, तो आपका होटल जाना जरूरी है क्या? आज ऑफ ले लो। विनोद साहब ने अर्जुन की मीटिंग की बात सुनते नरमी से कहा। नहीं पापा, जरूरी है, और ये रिसेप्शन प्री प्लान तो नहीं था, वरना मीटिंग नहीं रखता, वो बिजी अंदाज में कहकर उठा था। रामेश भी उसके पीछे उठी थी। तुम कहाँ जा रही हो? अर्जुन ने उसे टोका। वो आपको तैयारी में मदद। रामेश का सारा कॉन्फिडेंस कहीं दूर जा सोया था। अभी कमरे के अंदर जिस तरह जंगली बिल्ली बनी अर्जुन से लड़ झगड़ रही थी, अब एकदम भीगी बिल्ली बन चुकी थी, और अर्जुन के होठों को हल्की सी मुस्कान ने छुआ था, जिसे वो जल्दी से छुपा गया था। अपने सामने खड़ी ये लड़की और कमरे में कुछ देर पहले वाली लड़की में जमीन आसमान का फर्क था। मैं छोटा बच्चा तो नहीं जिसे तैयारी के लिए तुम्हारी जरूरत पड़े। चुपचाप बैठकर अपना नाश्ता पूरा करो। वो उसे धीमे लहजे में डांटता वहां से चला गया। विनोद साहब को भी कॉल आने लगी थी तो वो भी उठकर चले गए। अब टेबल पर सुमित्रा जी, रोशनी और रामेश थे। रामेश डरते डरते वापस बैठी थी और सर झुकाए अपने प्लेट से नाश्ता करने लगी। ये सब बस कुछ ही समय के लिए है, इसे पूरी जिंदगी न समझ लेना। सुमित्रा जी ने अपनी जबान के चाबुक चलाए थे। रामेश चुपचाप बैठी रही। बेहतर होगा कि हालात ऐसे पैदा करो कि वो तुम्हें खुद ही छोड़ दे, वरना मैं अपनी पर उतर आई तो तुम्हारे पास रोने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, और ना ही खोने के लिए। वो उसे धमकी दे रही थी। रामेश ने भीगी आंखें उठाकर उन्हें देखा। मेरा क्या कसूर है जो आप मुझे इस कदर नफरत? वो आंसुओं के गोले की वजह से बात पूरी न कर पाई थी। नफरत? नफरत तो बहुत छोटा शब्द है रामेश। मैं तुम्हारी शक्ल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अब तुम चाहती हो कि पूरी जिंदगी तुम्हें अपने बेटे के साथ देखूं? नेवर। मेरा वार सहने की तुम्हें हिम्मत नहीं, इसीलिए भलाई इसी में है कि मेरे बेटे की जिंदगी से खुद निकल जाओ। वो सपाट अंदाज में बोली थी तो रामेश मुश्किल से खुद पर बर्दाश्त करते उठी और कमरे की तरफ चली गई। उसके चलने की स्पीड ज़्यादा थी कि तभी कमरे से निकलते अर्जुन के साथ बुरी तरह टकराई। अर्जुन ने उसे टकराकर पीछे गिरते देखा तो उसकी कलाई थामकर अपनी तरफ खींचकर सीधा अपने सीने से लगाया था। कौन से हवा के घोड़े पर सवार हो वो मैं? रामेश कोई बात नहीं कर पा रही थी। खुद उसकी जिंदगी से निकल जाओ तो बेहतर है, वरना मेरा वार सहने की ताकत तुम में नहीं। वो होंठ भींचे एक तरफ को हटती अर्जुन को जाने का रास्ता दे गई। उम्मीद करता हूँ कोई गड़बड़ नहीं करोगी, सुकून से रहोगी और सबको सुकून से रहने दोगी। वो धीमे लहजे में कहता सीढ़ियाँ नीचे उतर गया, जबकि वो उसकी पीठ को देखकर रह गई थी। आपकी माँ मुझे सुकून से रहने दे तो रहूंगी ना, वो गुस्से से सोचती हुई कमरे में दाखिल हुई थी। एक अजीब से दोराहे पर जिंदगी ले आई थी उसे। ना वो आगे बढ़ पा रही थी और ना ही पीछे हट सकती थी। रिसेप्शन की पार्टी अर्जुन ने अपने ही होटल में अरेंज करवाई थी। सारे इंतजाम खुद ही देखे थे। इतने शॉर्ट नोटिस पर वो खुद ही कुछ कर सकता था। स्टेज को ओरिजिनल फ्लावर से सजाया गया था। अर्जुन ने चेहरे पर मुस्कान सजाई, जिसे अभी कुछ ही देर में रामेश छीनने वाली थी। वो स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी अर्जुन के साथ थी। एक कमसिन अप्सरा लग रही थी, जिसके हुस्न की तारीफ हर कोई कर रहा था, और रोशनी गुस्से के मारे बल खा रही थी।
खूबसूरत तो वो भी थी, लेकिन वो अर्जुन की ही उम्र की थी। लड़कियों की शादी की उम्र के लिए 28-29 साल उम्र कम नहीं होती। हालांकि इस उम्र तक लड़कियों की शादियां हो जाती हैं, लेकिन रोशनी सिर्फ अर्जुन की वजह से हर रिश्ते से इनकार कर रही थी और अर्जुन था कि शादी के लिए नहीं मान रहा था। इसलिए सुमित्रा जी ने बस मंगनी पर ही सब्र किया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि शादी का सपना सपना ही रह जाएगा और वो रामेश के हिस्से में लिख दिया जाएगा। अब रामेश और अर्जुन को देखकर वो गुस्से के मारे अंदर ही अंदर खौल रही थी। रामेश तो अर्जुन से 10 साल छोटी थी और कमसिन बीवियां किसे न भाती। रामेश की सारी सहेलियां उसे छेड़ रही थीं, लेकिन वो उनकी बातों का कम ही जवाब दे रही थी। नैना, मुझे रूम में जाना है। अचानक से वो अपनी एक दोस्त के कान में घुसकर बोलती उसे चौंका गई थी, तो वो उसे लिए स्टेज से नीचे उतरी और अंदर कमरे की तरफ बढ़ी। रामेश का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अभी अभी वो जो कुछ करने का सोच रही थी, उसे सोच कर ही उसकी जान निकली जा रही थी। न जाने उसके इस कदम को उठाने के बाद अर्जुन का क्या रिएक्शन होगा। कहीं उसे जान से ही न मार दे, लेकिन उसे ये सब करना था। इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। वो बाथरूम से बाहर निकली, फिर नैना के साथ चलती स्टेज की तरफ जा रही थी कि एक पल को उसने नैना का हाथ छोड़ा। सब तरफ नजर दौड़ाई और अगले ही पल सामने से आते अर्जुन को देखा। अभी जो थोड़ी देर पहले वो बहुत कुछ सोच रखी थी, अर्जुन से क्या क्या बोलना है, सारे शब्द जैसे कहीं खोसे गए थे। सबकी नजरें उन दोनों पर उठी थीं। सुमित्रा जी धमाके का इंतजार कर रही थीं, लेकिन रामेश की खामोशी उन्हें गुस्सा दिला रही थी। मुझे आप सबके सामने अर्जुन से कुछ बात करनी है। उसकी बात पर सबने शौक भरी निगाहों से उन्हें देखा था। जो भी कहना सोच समझ कर कहना। बंद कमरे में की गई गलती की माफी है, सबके सामने की गई बदतमीजी की माफी नहीं मिलेगी तुम्हें, बल्कि उल्टा सजा मिलेगी। वो उसके करीब होता उसके इरादे शायद भाप चुका था, इसलिए बहुत ही धीरे से सरगोशी के अंदाज में बोला था, जबकि रामेश का रोम रोम सुलग उठा था। मैं आपसे डरती नहीं, समझे आप? उसने गुस्से से घूरकर अर्जुन को देखा था और फिर गहरा सांस लेकर अपने अंदर हिम्मत जमा करते हुए बोली थी, मुझे अर्जुन के साथ नहीं रहना, मुझे आपसे तलाक। बकवास बंद करो रामेश। वो उसके करीब होता उसकी कलाई सख्ती से थाम गया था। रामेश का खून सिमट कर चेहरे पर आया था। दिल ही दिल में वो अर्जुन से बुरी तरह डरी थी। छोड़े मुझे। वो उसे कलाई से थामे हॉल से बाहर ले जाने लगा। सबने हैरत और बेयकीनी से उन दोनों को देखा था, जो अब हॉल से बाहर निकल चुके थे। अर्जुन उसे होटल के पीछे साड़ ले आया था, जहां इस वक्त अंधेरा था और कोई भी नहीं था। वहां उसका हाथ झटक कर उसने छोड़ा था। वो गोल घूमती उसके सामने आकर खड़ी हुई थी और डर के मारे उसे देखने लगी, जो उसको खतरनाक नजरों से घूर रहा था। क्या बकवास कर रही थी वहां पर, बताओ मुझे। वो बोला नहीं बल्कि दहाड़ा था। रामेश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं। आंखें खोलो और मेरी बात का जवाब दो। वो उसे कंधों से पकड़कर चिल्लाया। उसके पास अर्जुन की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो सिसकी भरती उसकी काली आंखों में देखने लगी। बोलो वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। आज पहली बार वो अर्जुन को इस कदर गुस्से में देख रही थी। मैंने सबके सामने आज आपसे, वो आगे कह नहीं पा रही थी। बोलो ना, रुक क्यों गई? वो दांत चबाते उसे बोलने पर उकसा रहा था। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे अलग होना है आपसे। आपको मुझे छोड़ना होगा वरना। रामेश भी अब बिना झिझके अपनी टोन में वापस आई थी। वरना क्या? वरना मैं सबको चीख चीख कर बताऊंगी कि आप नामर्द हैं। आपका मुझसे कोई भी रिलेशन नहीं बना। आप मुझे सेटिस्फाई ही नहीं कर सके, इसीलिए मुझे आपसे तलाक चाहिए। वो बेधड़क बिना रुके बोलती चली गई थी और फिर एकदम रुक गई। अपने अंजाम की भी परवाह नहीं थी। उसे ये तक पता न था कि जिस इंसान के बारे में बात कर रही है वो सामने ही खड़ा है। बिल्कुल खामोशी से वो सख्त निगाहों से घूर रहा था, जबकि अब अपने कहे हुए शब्द याद करके रामेश का पूरा शरीर कांपने लगा था, क्योंकि वो जानती थी अब अर्जुन उसे नहीं छोड़ेगा। हालांकि वो तो उसे डराने के लिए, उसकी गैरत पर वार करने के लिए ये बात कह रही थी। शायद अर्जुन को कुछ गैरत आ जाए और वो अपनी बदनामी के डर से उसे छोड़ दे, क्योंकि बात झूठी हो सच्ची अगर एक बार मुंह से निकल जाए तो वो आग की तरह फैल जाती है। यही तो सुमित्रा जी चाहती थीं। उसकी गंभीर खामोशी पर उसने लरजते हुए अर्जुन की आंखों में देखा। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। वो 2 कदम उसके करीब होते सपाट अंदाज में उसे देखने लगा। डील डन। तुम जाओ अंदर और सबके सामने ये बात कह दो। अर्जुन वादा करता है तुमसे, तुम्हें 2 दिन के अंदर अंदर अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। वो उसे साफ लफ्जों में कहता उसकी सांसें खींच गया था। चलो। उसकी कलाई खींचता आगे बढ़ा कि एक पल को रुका।
रामेश उसके सीने से आ टकराई। लेकिन याद रखना, अगर ना कह सकी तो आज की रात मैं बहुत अच्छे से साबित कर दूंगा कि मैं कितना मर्द हूं और किस किस अंदाज से तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगी। आखिरी चांस दे रहा हूं, जाओ बोलो सबके सामने और हो जाओ आजाद, बचा लो खुद को मुझसे। वो एक एक शब्द पर जोर देते बोल रहा था। रामेश की आंखें भीगती जा रही थीं। वो उसे सख्ती से कलाई से थामे हॉल की तरफ लाया था, जबकि उसकी टांगों से जान निकल रही थी। वो चाह कर भी सबके सामने ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। उनके वापस लौटने पर सबकी निगाहें उन पर जा टिकीं। अर्जुन ने लब भींचे उसे देखा, जिसका चेहरा सफेद हुआ पड़ा था। बोलो, वो धीमे मगर सख्त अंदाज में बोला। रामेश की सांसें गहरी हुई थीं, उसकी जबान चिपक चुकी थी। इतनी बड़ी बात वो सिर्फ अर्जुन के सामने ही बोल पाई थी। वो भी न जाने कैसे उसके मुंह से निकल गया था। भरी महफिल में अपने पति पर इल्जाम लगाना, वो भी उस सूरत में जब उसकी बारात न आई थी और उसने उसे अपनाकर बदनामी से बचाया था। आज वो सबके सामने उसे बदनाम कैसे कर देती। उसका सर तेजी से घूमने लगा था। वो अपनी सास की बातों को याद करने पर मजबूर हुई थी। अगर तुमने आज के दिन मेरे बेटे से अलग होने का फैसला न लिया तो तुम्हें भरी महफिल में बदनाम कर दूंगी। मेरे अर्जुन से दूर हो जाओ, बेशक उस पर इल्जाम लगाओ। हम जानते हैं रात भर वो तुम्हारे करीब नहीं आया, इसलिए इल्जाम लगा दो कि वो नामर्द है। उसे अपने कानों में अर्जुन की आवाज़ सुनाई दी। सबके सामने ये शब्द कह दो, अर्जुन का वादा है तुम्हें तलाक दे देगा। रामेश के सामने खड़े अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। सारी बातें दिमाग में गोल घोल घूम रही थीं। अगर ना कह सकी तो आज की रात बहुत अच्छे से साबित कर दूंगा कि मैं कितना मर्द हूं और किस किस अंदाज में तुम्हें आज सेटिस्फाई करूंगा, तुम सोच भी नहीं सकोगी। आखिरी चांस दे रहा हूं तुम्हें, जाओ बोलो और हो जाओ आजाद, बचा लो खुद को मुझसे। और अगर फिर अगले ही पल वो चकरा कर गिरी थी, लेकिन अर्जुन की बाहों ने उसे संभाल लिया था। वो पहले ही जानता था रामेश में इतनी हिम्मत नहीं कि वो इस तरह की कोई बात सबके सामने कह सकती, लेकिन उसने अर्जुन के सामने भी ये शब्द कैसे बोले, वो गुस्से के मारे खौल रहा था। उसके कहे गए शब्दों का हिसाब तो उसे आज रात देना ही पड़ेगा। आंटी, वो लोग अभी तक घर नहीं आए, न जाने कहाँ हैं, कहीं वो एक दूसरे के करीब ना हो जाएं। इस वक्त वो वापस हवेली आ चुके थे। उन सबको वापस आए 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका था, लेकिन अर्जुन और रामेश अभी तक नहीं लौटे थे। अर्जुन उसे बेहोशी की हालत में उठाए हॉल से जो बाहर निकला था तो अभी तक नहीं लौटा था। विनोद साहब, आप अर्जुन से पूछे ना वो कहाँ है, अभी तक वापस क्यों नहीं आया। विनोद जी को अंदर आता देख सुमित्रा जी ने बेचैनी से पूछा। मौसम खराबी की वजह से वो रामेश को अपने फार्म हाउस पर ले गया है। फार्म हाउस? लेकिन क्यों? वो भड़की। क्यों? क्यों का क्या मतलब? उसका दिल किया तो ले गया। होटल से फार्म हाउस करीब पड़ता था तो वहीं ले गया, और रामेश उसकी बीवी है, वो ले जा सकता है जहाँ चाहे जब उसकी मर्जी हो। वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे ख्याल से रात बहुत हो गई है, आप लोगों को भी अब आराम करना चाहिए। वो दोनों को एक तेज निगाह से देखते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। देखा आंटी आपने, अब वो वहाँ फार्म हाउस में एक दूसरे के करीब हो जाएंगे और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। रोशनी रो पड़ी थी। पता नहीं इस लड़की ने वो सब क्यों नहीं कहा जो मैंने उसको बोला था। हालांकि मुझे पूरा यकीन था आज वो अर्जुन की जिंदगी से निकल जाएगी, पर वो लड़की तो बोलने से पहले ही बेहोश हो गई। बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। इस वक्त वो खुद को बेबस महसूस कर रही थीं। अगर वो हवेली आ जाती तो वो कुछ न कुछ करके दोनों को दूर कर देती, लेकिन अब मजबूरी थी। वो गुस्से के मारे अंदर ही अंदर बल खा रही थी, जबकि रोशनी लगातार आंसू बहा रही थी। लगभग 1 घंटे के बाद उसे होश आया था। वो कसमसाकर उठी, अपना सर थामे उसने सामने सोफे पर टांग जमाए बैठे अर्जुन को देखा, जो गहरी लाल अंगारा आंखों से उसे ही देख रहा था, बल्कि देख कम घूर ज्यादा रहा था। उसके हाथ में आधी जली सिगरेट का टुकड़ा था, जबकि सामने ही ढेरों जली सिगरेट के टुकड़े एस्ट्रे में और कुछ बाहर पड़े थे। वो लगातार 1 घंटे से सिगरेट फूंक रहा था। रामेश का दिल धक से रह गया था। उसे अपनी जल्दबाजी पर गुस्सा आया। उसे होश में आकर भी होश में नहीं आना चाहिए था। चुपचाप बेहोशी का ड्रामा करे पड़ी रहती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अब तो वो होश में आ चुकी थी और अर्जुन ने भी उसे होश में आते देख लिया था। रामेश का दिल धड़कने लगा था, सांस सीने में अटकने लगी थी। एक बार फिर से उसे अर्जुन के कहे हुए शब्द याद आए थे तो वो डर के मारे जल्दी से बेड से उतरी और हिम्मत करके दरवाजे की तरफ भागी थी, लेकिन दरवाजा लॉक था। वो बार बार हैंडल को घुमा रही थी। आंखों से आंसू टूटकर गालों पर गिर रहे थे। अचानक ही जोर से बिजली कड़की तो वो कानों पर हाथ रख गई। इस वक्त उस पर सिर्फ अर्जुन का डर समाया हुआ था।
कि वो बुरी तरह लरज रही थी। अर्जुन ने झटके से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा था, लेकिन वो दरवाजे के पास सिमट गई। नहीं प्लीज, मारना नहीं। उसे लगा अर्जुन उसे मारेगा, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अर्जुन नहीं। नहीं प्लीज अर्जुन, मुझे माफ कर दें। मैं कभी कभी ऐसा नहीं बोलूंगी। मुझसे गलती से मुंह से निकल गया। आगे से कभी आपको चैलेंज नहीं करूंगी। रामेश ने रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़े। एक पल को अर्जुन का दिल पसीज गया, लेकिन अगले ही पल उसके शब्दों को याद करके उसका दिमाग फिर से गुस्से से खौल उठा था। तुम्हें माफ करने का मतलब है तुम्हें दोबारा मौका देना। जो तुम आज ना कर सकी वो तुम आगे कर सकती हो। अर्जुन ने खींचकर उसे अपने सीने में भींचा था। उसकी मध्यम चलती सांसें और भी मध्यम हुई थीं। अर्जुन, मैं वादा करती हूँ, मैं कभी नहीं बोलूंगी ऐसा। वो आंसू रोकती रुहासे लहजे में बोली, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। अर्जुन की बात पर रामेश ने सिसकी भरी थी।
पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। बाहर बरसती बारिश और अंदर बिस्तर पर मौजूद उनके जज्बात। रामेश रिलैक्स, वो बहुत प्यार से कहता उस पर छा गया तो रामेश की सिसकी निकली थी। वो सांस रोके अर्जुन को देखे गई। अब ऐसे देखोगी तो शिद्दतें कम होने की बजाय बढ़ जाएंगी और तुम्हारी नाजुक जान सह नहीं पाएगी। उसकी आंखों पर बारी बारी अपने होंठ रखता, उसकी नाक की टिप पर अपने होंठ रख गया था। नहीं कर रहा यार, और तुमने ही तो कहा था कि मैंने तुम्हें सेटिस्फाई नहीं किया, तो बस वही कर रहा हूँ। एक आंख बिंक करता वो उस पर छाता चला गया था, जबकि रामेश की सिसकियां बढ़ने लगी थीं। और इन सिसकियों की मध्यम आवाज सुनकर अर्जुन और भी मदहोश होता उसको अपनी बाहों में समेटता चला गया था। जब वो उसे बेहोशी की हालत में बाहों में उठाकर फार्म हाउस लेकर आया था, तब उसने यही सोचा था कि आज रामेश को सजा जरूर दूंगा। आज उसने मेरी मर्दानगी को ललकारा है। अपना जुनून, अपनी शिद्दतें उस पर ऐसे लुटाऊंगा कि वो मुझसे पनाह मांगेगी। लेकिन उसका डरा सहमा रूप देखकर अर्जुन का सारा गुस्सा हवा हो चुका था। वो इतना डर रही थी कि अर्जुन को खुद को नॉर्मल करना पड़ा। वो पहली बार उसके करीब जा रहा था और अपनी संगत का डर उस पर सवार नहीं करना चाहता था। उसने बहुत प्यार से रामेश को अपनी बाहों में समेटा था। धीरे धीरे अपने होंठों से छूकर उसे रिलैक्स करने की कोशिश की थी और धीरे धीरे उसके नरम एहसास में रामेश का दिल भी नए अंदाज में धड़कने लगा था। उसे अर्जुन की संगत में सुकून मिलने लगा था और अगले ही पल उसने अपना आप ढीला करके उसकी बाहों में छोड़ दिया था। और जैसे ही अर्जुन को महसूस हुआ कि उसने अपना पूरा वजूद उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया है, तो फिर अर्जुन ने एक गहरी सुकून भरी सांस ली थी। और आगे उसकी पूरी रात बहुत ही खूबसूरत और हसीन गुजरी थी। रोशनी पूरी रात सो न सकी थी। उसने दिल के हाथों मजबूर होकर अर्जुन के नंबर पर 3-4 बार कॉल भी की थी, लेकिन उसका नंबर बंद था। रात भर रोने से उसकी आंखें सूज गई थीं। सुबह सुमित्रा जी को देखती वो उनके पास आई थी, जो किचन की तरफ जाकर नाश्ते की तैयारी के लिए नौकरानी से कहने वाली थी, आंटी अर्जुन नहीं आया, वो उसके साथ अपना रिश्ता शुरू कर लेगा। रोशनी हिचकियों से रो रही थी। तो अब क्या मातम मनाऊं? वो भी रात भर ठीक से सो नहीं पाई थी। ऊपर से फिर रोशनी की वही बातें, वो परेशान होने लगी थी। आंटी आप ये क्या बोल रही हैं? आप भी तो नहीं चाहती कि कहीं रामेश और अर्जुन एक हो जाएं? सुमित्रा जी ने उसकी बात काटी और गहरा सांस भरकर कहा, तो क्या करूं? मैं चाहती थी कि वो एक ना हो, लेकिन हो गए तो क्या करूं? अपना सर दीवार पर दे मारूं या खुद को खत्म कर लूं? कुछ बातें भगवान की तरफ से भी हो जाती हैं रोशनी, और हम चाहे जितनी भी कोशिशें कर लें बदल नहीं सकते, क्योंकि हम भगवान से नहीं लड़ सकते। अगर अर्जुन और रामेश एक हो गए हैं तो उन्हें फिर कोई जुदा नहीं कर सकता। इसीलिए भलाई इसी में है, जैसा चल रहा है उसे चलने दो। सुमित्रा जी ने गुस्से भरे अंदाज में कहा, आंटी आप इतनी जल्दी बदल जाएंगी मुझे अंदाजा नहीं था। वो आंसू पोंछती जख्मी अंदाज में बोली और फिर अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि सुमित्रा जी वहीं खड़े खड़े उसे जाता देखती रहीं। उन्हें तो बस एक ही फिक्र थी कि कहीं रामेश अर्जुन को सब कुछ सच सच न बता दे। वो नहीं चाहती थी अर्जुन उनसे बदगुमान हो जाए। सुबह आंख खोली तो रामेश को यूं लगा जैसे वो हवाओं में है। घबराकर एकदम आंख खोली तो नजरों के सामने अर्जुन का चेहरा लहराया। उसके चेहरे पर बहुत गहरी और शरारती मुस्कान थी। अर्जुन उसे लिए बाथरूम में आया था। रामेश ने घबराकर अर्जुन को देखा। देखो, मैंने अपनी प्यारी सी बीबी के लिए नहाने का कितना अच्छा इंतजाम किया है। सामने बाटब मौजूद पानी में गुलाब की पत्तियां तैरती देखकर रामेश हैरान रह गई थी। अर्जुन, आप इतना रोमांटिक मिजाज के इंसान हैं मुझे नहीं पता था। मैं तो आपको बहुत ही बोर टाइप का इंसान समझती थी। रात वाले पल याद करके और अब बाथरूम में ये सब देखकर उसकी पलकें लरज उठी थीं। तो अब तो पता चल गया ना कि कैसा हूँ। तुम जल्दी से नहा लो, फिर मैंने भी नहाना है। वो उसे बाथरूम में छोड़कर बाहर निकला था। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कपड़े उतारकर बाथरूम में मौजूद बाथ टब में बैठ चुकी थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था अगले ही पल अर्जुन भी बाथरूम में आ गया था। उसे बाथरूम में देखकर रामेश की जान अटकी थी। आप क्यों आए हैं? पहले मुझे तो नहाने। उसकी बात अधूरी रह गई थी जब अर्जुन अपनी शर्ट उतारता हुआ बाथ टब में बैठ चुका था। उसने खींचकर रामेश को अपनी गोद में बिठाया था। आप बहुत बेशर्म। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अर्जुन ने उसके होंठों से शब्द चुराए थे। पति अपनी प्यारी सी पत्नी के लिए ऐसे ही होते हैं। उसने उसे अपने सीने में भींचा था, जबकि रामेश ने उसके सीने में सर छुपाया था। यू आर वेरी सॉफ्ट यार, वो उसे अपने साथ लगाए बहके अंदाज में बोला था। और आप बहुत हार्ड हैं,
वो भी अचानक उसके कान में बोल गई थी, जिस पर अर्जुन कह कहा लगाकर हंस पड़ा था। अगले ही पल अर्जुन उसके वजूद पर अपने प्यार की निशानियां बिखेरने लगा था, जबकि वो उसकी बाहों में कसमसाई थी। नहीं अर्जुन, प्लीज यहाँ नहीं। क्यों? मैं जहाँ चाहूँ जैसे चाहूँ तुम्हें प्यार कर सकता हूँ। ये कहकर वो उसके साथ एक बार फिर से सारी हदें पार कर गया था। फिर वो उसके कान के पास हल्का सा सरगोशी के अंदाज में बोला था, आप बताओ, आप हुई सेटिस्फाई या फिर कुछ और भी? अभी वो कुछ और कहता कि रामेश ने उसके होठों पर उंगली रख दी थी। नहीं अर्जुन प्लीज, मेरी तौबा जो आगे से कभी ऐसी बात भी कहूँ। आप बहुत बुरे हैं। वो घबराकर जल्दी से उसके सीने में अपना सर छुपा गई थी। वो उसे लिए कमरे में आया था और एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये लो, जल्दी से पहनकर तैयार हो जाओ। ये क्या है? खोल कर देख लो। और जब उसने खोल कर देखा तो उसमें मौजूद सामान देखकर वो शर्म से पानी पानी हुई थी। अरे आप तो बड़े ही बेशर्म हैं। लो भाई, इसमें बेशर्मी वाली क्या बात है? तुम्हारी चीज़ों का ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? आखिर को पति हूँ तुम्हारा। अब जल्दी जाओ, चेंज कर लो, फिर चलते हैं। घर पर मम्मा पापा भी वेट कर रहे होंगे। अपने कपड़े कवर से निकालता वो नरमी से कहता खुद भी तैयार होने लगा। वो तैयार हो चुका था, लेकिन रामेश अभी तक ड्रेसिंग रूम से नहीं निकली थी। वो उसे आवाज़ें लगाते ही वाला था कि तभी रामेश का फ़ोन बज उठा। उसने आगे बढ़कर नंबर देखा तो माथे पर बल पड़े थे। ये रोशनी रामेश को कॉल क्यों कर रही थी? अर्जुन ने कुछ सोचते हुए कॉल रिसीव कर ली। कहाँ हो तुम? और मेरा अर्जुन कहाँ है? क्या कहा था तुमसे कि मेरे अर्जुन से दूर रहना? लेकिन तुम्हें एक बात समझ नहीं आई ना? अर्जुन खामोश था, कुछ भी नहीं बोल रहा था, जबकि रोशनी फिर से बोली थी, अब खामोश क्यों हो? जवाब दो मेरी बात का। कहा था ना तुम्हें ख़त्म कर दो ये रिश्ता, लेकिन तुमने बात नहीं मानी। अब तुम वापस आओ, देखो तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। कॉल बंद हो चुकी थी, जबकि अर्जुन के माथे पर अनगिनत बल पड़े थे। चलें। अपने पीछे से उसे रामेश की आवाज़ सुनाई दी तो वो पीछे पलटा। उसके दिए गए ड्रेस में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे उस पर प्यार आ गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोका। वो उससे इतना बड़ा सच छुपाएगी, अर्जुन को यकीन नहीं आ रहा था। क्या हुआ? अच्छी नहीं लग रही? वो थोड़ा परेशान होते हुए बोली थी। यहाँ आओ मेरे पास। रामेश थोड़ा झिझकी और उसके करीब हुई। अर्जुन ने उसे आगे बढ़ाकर उसके माथे पर अपने होंठ रखे थे और उसकी आंखों में आंसू आए थे। आंखों में आंसू लिए वो उसे देखने लगी। क्या हुआ? उसकी आंखों में आंसू देखता वो प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरने लगा। अर्जुन, एक बात पूछूं? इस बार रामेश के होंठ हिले थे। पूछो। आप मुझसे प्यार तो करते हैं ना? एक मान था रामेश के अंदाज में। क्यों? रात के गुजरे पल के बाद भी ये पूछने की गुंजाइश बनती है, वो शरारती अंदाज में कहता उसके होठों पर उंगलियां फेरने लगा था। बताओ ना अर्जुन। वो जिद करने लगी। लगता है तुम्हें एक बार फिर एहसास कराना पड़ेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इस बार वो हल्के से उसके गाल पर वाइट करता हुआ बोला था। उफ, आप तो बड़े ही जंगली हैं। और प्लीज़ अब दोबारा नहीं, मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ। वो घबराते हुए बोली तो अर्जुन के चेहरे को मुस्कान ने छुआ था। तुम तो मेरी थोड़ी सी शिद्दत से ही बेहाल हो जाती हो। अगर पूरी तरह जुनून में आ गया तो मुझे सह नहीं पाओगी। अर्जुन, उसने डरी हुई निगाहों से अर्जुन को देखा था। अच्छा बाबा, मजाक कर रहा था। ऐसा मजाक मत क्या करें, मेरी नन्ही सी जान डर जाती है। रामेश ने डरते हुए कहा। अच्छा बाबा सॉरी, चलो घर चलते हैं। मम्मा का कई बार फ़ोन आ चुका है, तुम्हारा पूछ रही थी। वो उसे गाड़ी में बिठाते खुद ड्राइविंग सीट पर आया था। अर्जुन, हम घर की बजाय कहीं और चलें। उसके चेहरे पर डर की परछाइयाँ थीं। क्यों? घर क्यों नहीं जाना? वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला। नहीं, वो बस ऐसे ही। वो अपनी उंगलियों को चटकाते हुए बोली। अर्जुन ने एक नज़र उसे देखा और फिर सारा ध्यान ड्राइविंग पर लगा दिया, जबकि दिमाग से रोशनी की बातें नहीं जा रही थीं। इस वक्त वो सभी ड्राइंग रूम में बैठे थे। विनोद जी ने रामेश की तबीयत का पूछा तो सर झुकाकर हाँ हूँ में जवाब देने लगी, जबकि रोशनी की तेज निगाहें उस पर थीं। उसका ड्रेस चेंज था और काफ़ी कीमती भी। जिस तरह वो सर झुकाए अर्जुन की किसी बात पर शर्माते हुए उसे देख रही थी, रोशनी के दिल पर बिजलियां सी गिर रही थीं। वो अपने दिमाग में प्लानिंग करती वहां से उठ गई। मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात करते वो अब नफरत से अपने गंदे खेल को अंजाम देना चाहती थी। तुम्हारे हाथ की चाय बहुत पसंद है मुझे, प्लीज़ बनाकर ले आओ बेटा। विनोद जी ने कहा तो वो जल्दी से उठी। जैसे ही वो किचन में आई तो रोशनी ने उसे आड़े हाथों लिया था। बहुत शौक है ना तुम्हें अर्जुन की बाहों का हार बनने का? देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम अब अर्जुन के साथ संबंध रखने पर पछताओगी, रोशनी ने उसे नफरत से कहा था। रामेश की आंखें आंसुओं से भरने लगी थीं। तभी उसकी सास सुमित्रा जी वहां आई। अर्जुन से कोई बात तो नहीं हुई तुम्हारी? उन्होंने खोजती निगाहों से रामेश को देखा। नहीं, कोई बात नहीं हुई।
वो घबराकर बोली, रिश्ता बना लिया अर्जुन से? उन्होंने सर से लेकर पांव तक उसे जांचती नजरों से देखा था। रामेश ने शर्माकर सर झुका लिया। उसकी हालत को देखते हुए सुमित्रा जी ने गहरा सांस लिया था। ठीक है, सब बातें भुलाकर तुम भी अर्जुन के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, वो मुंह बनाकर कहती बाहर निकल गई थी। और रामेश को तो अपने कानों पर यकीन न आया कि उसकी सास उसे स्वीकार कर चुकी थी। इस ख्याल ने उसके दिल से एक बोझ सरका दिया था। थैंक यू भगवान जी, लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो चाय बनाते हुए सोच रही थी। फिर सबको चाय देने लगी। रात के खाने पर रोशनी ने मीठे की फरमाइश कर दी। वो भी रामेश के हाथ की रसमलाई खानी थी। वो इतनी मोहब्बत और मीठे अंदाज में बोली थी कि रामेश मना नहीं कर पाई, लेकिन नहीं जानती थी कि रोशनी उसके लिए गड्ढा खोदे बैठी है। अभी वो रसमलाई बनाकर फ्रिज में रख रही थी कि किचन में किसी की मौजूदगी का एहसास जागा। वो मुस्कुराकर पलटी तो किसी अजनबी को देखकर रुक गई। कौन है आप? रामेश की कांपती आवाज पर वो मुस्कुराया था। तुम्हारा आशिक। इतना कहते हुए उसने रामेश का हाथ पकड़ लिया था। रामेश ने शोर मचाने के लिए मुंह खोला कि उस इंसान ने रामेश के मुंह पर हाथ रखना चाहा और छुड़ाने छुड़ाने में उसका हाथ कांच के जग को जा लगा और वो नीचे गिरता जमीन पर बिखर गया। अपने कमरे की तरफ बढ़ता अर्जुन चौंका था और किचन की तरफ भागा, लेकिन रोशनी उसके रास्ते में होते हुए उसके सीने से जा लगी। अर्जुन, वो वहाँ कोई है, मुझे डर लग रहा है। वो अर्जुन को किचन में जाने से रोकना चाहती थी। वो घबराते हुए बोली। उसकी बात पर अर्जुन को रामेश की फिक्र हुई थी। 1 मिनट की देर किए बिना वो किचन की ओर भागा था। वहां वो इंसान रामेश की कमर में हाथ डाले उसे सेल्फ से लगाए उसके मुंह पर हाथ रखे हुए था। अर्जुन ने आगे बढ़कर उस इंसान को खींचकर पीछे किया था। रामेश खांसती हुई अपना सांस बाहर करने लगी, जो उस इंसान ने उसके मुंह पर हाथ रखकर रोका था। अर्जुन ने आओ देखा न था और उस इंसान को मारना शुरू कर दिया। प्लीज मुझे मत मारो, मैं खुद नहीं आया था, मुझे बुलाया था इस लड़की ने। वो मुंह से खून साफ करते हुए अर्जुन से बोला। अर्जुन ने एक और थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। विनोद जी ने आगे जाकर अर्जुन को रोका, वरना वो उसकी जान ही ले लेता। मैंने पुलिस को कॉल कर दी है बेटा, संभालो खुद को। वो उसे रोक रहे थे, जबकि वो इंसान जख्मों से चूर जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। पुलिस का सुनकर रोशनी का दिल सूखे पत्ते की तरह कांपा था। अर्जुन फिर से उसे मारने बढ़ा कि सुमित्रा जी ने अर्जुन को रोका। मैं इस इंसान को नहीं छोड़ूंगा। इतने में नौकरानी ने पुलिस के आने की खबर दी तो वो उसे गर्दन से खींचता हुआ बाहर लाया था। पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। मैं खुद नहीं आया था, मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे तो इस लड़की ने बुलाया था। उसने रोशनी की तरफ इशारा किया। रोशनी डर के मारे कांपने लगी थी, माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। अर्जुन उसकी तरफ बढ़ा। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। अर्जुन की ऊंची दहाड़ पर वो बुरी तरह सहम कर पीछे हटी थी। मेरी बीबी को कुछ भी हो जाता तो यकीन करो तुम्हारी जान ले लेता, अर्जुन उसे गुस्सीली आवाज में बोला था, जबकि रोशनी ने शिकवा भरे अंदाज में उसे देखा था। इससे पहले मैं कुछ कर गुजरूं, यहाँ से चली जाओ और दोबारा इस घर में कदम मत रखना, वो गुस्से भरे अंदाज में बोला। बेटा वो तुम्हारी, इसीलिए इसकी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मम्मा, वरना अभी इसी वक्त पुलिस के हवाले करने में देर नहीं लगाता। अर्जुन ने लब खोलते हुए रोशनी की तरफ गुस्सीले अंदाज में देखा। सुमित्रा जी ने उसे जाने का इशारा किया तो वो वहां से निकली। अर्जुन उसे पुलिस के हवाले कर देता तो वो क्या करती? अपनी जान बच जाने पर वो भगवान का धन्यवाद करती बाहर आई थी। सुमित्रा जी ने उसे ड्राइवर के साथ उसके घर रवाना कर दिया था। मुझे माफ़ कर दें, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वो इंसान भी हाथ जोड़ता माफ़ी मांग रहा था। विनोद जी ने सारा इशारा कर दिया कि इसे यहाँ से लेकर जाओ। पुलिस उसे लेकर चली गई थी। अर्जुन रामेश का हाथ थामे रूम में आया था। उसके चेहरे को थाम कर उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब उसे बाकी रामेश ठीक लग रही थी। ठीक है तो फिर चलो। रोमांस के कीड़े बहुत तेजी से मचल रहे हैं, इन्हें भी शांत करना जरूरी है। ये कहते कहते उसने शरारत से कहते हुए अपने हाँप कर रामेश कांपने लगी थी। नहीं प्लीज अर्जुन, तुमने रात से और सुबह तक मेरी हालत खराब कर दी है, अब नहीं। जबकि अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में समेटा था। जब वो तुम्हें धमकियां दे रही थी तो तुम मुझे बता नहीं सकती थी? अर्जुन ने अब कुछ नहीं सुनूंगा तुम्हारी, अब बस सजा। और सजा ये है मेरी संगत, मुझसे प्यार। वो उसे अपने करीब करता बोला, जबकि रामेश अपना चेहरा हाथों में छुपा गई और फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अर्जुन डर गया था। आप मुझे फिर से सजा देंगे?
मेरा कसूर नहीं था, सारा कसूर तो रोशनी का था। उसी ने मुझे ये सब करने के लिए उकसाया था, वरना मैं आपकी मर्दानगी पर कभी चैलेंज न करती। फिर आप मुझे सज़ा क्यों दे रहे हैं? क्या मतलब? क्या ये सज़ा मैं रोशनी को दूं? पागल लड़की, मेरी संगत, मेरी ये खूबसूरत नाजुक पल सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरा पागलपन, मेरा जुनून, मेरी शिद्दतें, मेरी ज़िंदगी सब कुछ तुम्हारे लिए है। वो उसे अपने सीने से लगा गया था। लेकिन आपने तो अब तक ये भी नहीं बताया कि आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। रामेश की सुई फिर से वहीं जाकर टूटी थी। वो लफ्जों में अपनी मोहब्बत का इजहार चाहती थी और अर्जुन उसे उतना ही तड़पा रहा था। प्यार करने दोगी तभी बताऊंगा ना कि कितना प्यार करता हूँ। वो लाइट बंद करता उसके लिए बिस्तर पर आया था। वैसे आज किस अंदाज में तुम्हें सेटिस्फाई करूं कि तुम्हें पता चल सके अर्जुन तुमसे कितना प्यार करता है। वो उसकी नाक के साथ अपनी नाक रब करता बोला। नहीं, मैं समझ गई, आप बहुत प्यार करते हैं मुझसे, वो शर्माते हुए बोली, जबकि अर्जुन का एक जोरदार कह कहा गूंजा था और वो शर्माकर उसके सीने में अपना सर छुपा गई थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर सब लोग खुशी खुशी माहौल में नाश्ता कर रहे थे जब चौकीदार ने आकर बताया कि कोई औरत आपसे मिलना चाहती है। विनोद जी ने पूछा, कौन औरत है? अंदर लेकर आओ। चौकीदार एक औरत को अंदर लेकर आया था। वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और चेहरे से बीमार लग रही थी। वो आते ही विनोद जी के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, मेरे बेटे को बचा लीजिए साहब, मेरा उसके सिवा कोई नहीं है। उसने सिर्फ अपनी माँ की दवा के लिए छोटा सा गुनाह किया था। मेरा बेटा बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। मेरी दवा के लिए उसने उस लड़की की बात मानी थी और आपके घर में घुस आया। उसे पुलिस से बचा लें साहब। विनोद जी ने उसे सहारा देकर उठाया। तभी औरत ने गौर से विनोद जी को देखा और जैसे पत्थर सी हो गई थी। वो बोली, आप वही हैं ना जो उस दिन रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों से मेरे बच्चे को उठाकर लाए थे? ये सुनकर विनोद जी, सुमित्रा जी, अर्जुन भी चौंके थे। विनोद जी ने कहा, हाँ मैं वही हूँ, तुम कौन हो? वो औरत बोली, साहब वो मेरा बेटा था। मैंने उसे जानबूझकर सीढ़ियों पर नहीं छोड़ा था, मेरी मजबूरी थी, इसीलिए उसे वहाँ छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरा बेटा भूख से तड़प रहा था। मैं खुद बीमार थी और दूसरे बच्चे को भी जन्म देने वाली थी। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया था क्योंकि वो एक नंबर का जुआरी और शराबी था। मैंने सोचा कि कोई भला आदमी उसे अपना लेगा और वो आप ही थे। कहाँ है मेरा बेटा? मुझे एक बार दिखा दे। विनोद जी ने अर्जुन की तरफ इशारा किया था। औरत ने अर्जुन को देखा और कांपते कदमों से उसके पास आकर उसका चेहरा छूने लगी। अगले ही पल वो उसे गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। अर्जुन की आंखों में भी आंसू आए थे। भले उसे अपनी असली माँ का चेहरा याद नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसकी सगी माँ थी। विनोद जी और सुमित्रा जी का दिल उदासी से भर गया था। सुमित्रा जी की आंखों में तो आंसू आ गए थे कि शायद अब अर्जुन उनसे छिन जाएगा। उस औरत ने कहा, मैं आपसे अर्जुन को लेने नहीं आई, ये आपका ही बेटा है। बस कभी कभी से देखने की इजाज़त मिल जाए तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। सुमित्रा जी ने उसकी बात सुनकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ बहन, तुमने मेरी ममता की लाज रख ली। अर्जुन ने उसी दिन रोहित को जेल से रिहा करवा दिया था और उसे एक अच्छी नौकरी पर लगा दिया। उसने अपनी माँ का इलाज करवाया और कभी कभी उनसे मिलने भी जाता। लेकिन असल में तो विनोद जी और सुमित्रा जी ही उसके माँ बाप थे, जिनके पास उसे सुकून मिलता था। एक दिन रामेश ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और उसके गाल को चूम लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, आज बड़ा ही प्यार आ रहा है, क्योंकि तुम सबका ख्याल रखते हो, लेकिन अफसोस तुम मेरे दिल का ख्याल नहीं रखती। पता भी है, पूरे 2 दिन हो गए तुम मेरे पास नहीं आई। जब भी ऑफिस से आता हूँ सोई मिलती हो, लेकिन आज नहीं। आज तुम्हें किसी सूरत रिहाई नहीं मिलेगी। अर्जुन मुस्कुराया और उसे बाहों में उठा लिया। उसने कहा, आज तुम्हें सोने नहीं दूंगा। रामेश भी उसकी बाहों में सुकून से आंखें बंद कर गई थी, क्योंकि उसे भी अर्जुन की संगत की ख्वाहिश होने लगी थी और वो भी उसकी बाहों में सुकून चाहती थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना दोस्तों, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। रोज़ ऐसे ही रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।